केरल में 23 और 24 मई को पीएफआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक मीटिंग हुई। ये पीएफआई की सुप्रीम बॉडी है और इसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए जो देश भर में चर्चा का विषय बने हैं। हमारे साथ पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद जुड़ रहे हैं। अनीस, सबसे पहला प्रस्ताव जो वहां पर पारित किया, जो विवाद का विषय बन गया है, आपका ये कहना है कि जो याचिकाएं, चाहे वो काशी हो चाहे मथुरा हो, कोर्ट को वो याचिकाएं स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। आप तो कोर्ट की कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी, बेशक। हमने क्या किया है कि हमने जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया उसको हमने कोर्ट किया है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कोर्ट ने वेरी स्पेसिफिकली कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वेरी सीरियसली कोर्ट को लेना है, इंडियन सोसाइटी को लेना है और इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उनको लेना है, क्योंकि आगे जाकर ऐसा कोई भी एक विवाद बाबरी मस्जिद के साथ विवाद नहीं है। आप जानते हैं हमारे देश ने ऑलमोस्ट एक बहुत सारा एक अरसा ऐसे विवाद में खो दिया है। उसके बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आने वाले जनरेशन को इस तरीके से विवाद ना आए, इसलिए कोर्ट के सामने बहुत बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी था कि ऐसा एक विवाद शुरू होने से पहले उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर कर एक बहुत बड़े विवाद का दरवाज़ा खोल दिया है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा सिर्फ ऐसा ही है कि मुल्क के अंदर वापस यही एक कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चलेगी, और कितने साल चलेगी हमें पता नहीं। तो कोर्ट का जो एक रवैया था कि इसको एक्सेप्ट किया, बहुत ही एक अफसोसजनक बात है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। आपने कहा कि वहाँ पर जो वजू हो रहा था, उस जगह को सील करने का जो फैसला था, उसको सुप्रीम कोर्ट को रोक देना चाहिए था, वहाँ पर मुस्लिम्स को अलाउ करना चाहिए था। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी थी, जब यहाँ पर उस पहले तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। अगर स्टेटस वजू करने का है तो वजू वहाँ पर कंटिन्यू होना है। लेकिन नीचे की कोर्ट से गलती हो गई थी, उन्होंने क्या कर दिया था, एक स्टेटस को बंद कर दिया था उन्होंने। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बात गई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, ये जो गलती नीचे हुई थी उसको ठीक करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि लोग आएंगे लेकिन वज़ू का जो वो इलाका बंद रहेगा। अब एक बेसिक बात है, लोग आएंगे कहाँ, वज़ू करके आएंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, जो नीचे की कोर्ट की गलती हुई उसको सुधारने में कोशिश नहीं की। तो आप सर एक तरह से डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन आपके कुछ नेताओं के जो स्पीचेस थे, हमने सुना, उसमें एक नेता ने ये कहा कि लोग यही नहीं भूलें कि पीएफआई के जो मर्द हैं अभी भी जिंदा हैं। तो आप तो एक तरह से जजेस को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आप सही फैसले नहीं देंगे तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कहाँ तक जाए? ये जो भी स्पीचेस आपने कहा मैंने तो नहीं सुना, लेकिन फिर मैं बताता हूँ, ये कोई भी स्पीचेस अगर ऐसा एक स्टेटमेंट पॉपुलर फ्रंट का एक लीडर देता भी है तो वो कोई भी एक जजेस को एड्रेस करके, जुडिशरी को एड्रेस करके नहीं देता है। वो बेसिकली और आपके प्रेसिडेंट थे सर OMA सलाम साहब, उन्होंने ये कहा कि हमें जुडिशरी से बहुत होप थी, लेकिन हमको वहाँ से भी जस्टिस नहीं मिला, और हमारे मर्द जो हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग हैं, उसमें कई ऐसे मर्द हैं जो मौजूद हैं, और जैसा बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वैसा काशी और मथुरा में नहीं होगा। ये सारे मर्द उस बात का ख्याल रख लेंगे। अजी बेशक। क्या है, देखिए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने में मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस नहीं हुआ, जिस तरीके से उसे रोकना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो हमने कहा है कि अभी ज्ञान व्याप्ति और मथुरा में हम होने नहीं देंगे। वो इसलिए क्योंकि पॉपुलर फ्रंट के पास कैडर्स हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरएसएस के जो स्ट्रैटेजीज आरएसएस लेके आएगी संघ परिवार के, उस स्ट्रैटेजीज को उस वक्त काउंटर करने के लिए पॉपुलर फ्रंट जैसी एक तंजीम नहीं थी। अब है, हम काउंटर करेंगे। इसमें कोई जुडिशरी का मामला नहीं आता, वो बेसिकली एड्रेस संघ परिवार को था। लेकिन खुलेआम धमकी देना डेमोक्रेटिक रेसिडेंस है, आप मानते हैं? जी, उसमें वो धमकी नहीं है। वो बेसिकली क्या है, सिर्फ एक संघ परिवार को एक बात बताना है कि आप जो सोच रहे हैं कि आपको क्लीन स्वीप मिलने वाला है, वैसा नहीं होने वाला है। आपको आपके प्लान्स में रोकने के लिए इसी तंजीम है। 21 मई को आपने एक बहुत बड़ी सेव द रिपब्लिक एक रैली की, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर जमा हुए। हमने उस रैली की फुटेजेस भी देखी सर। जितने भी वहाँ पर आपके वक्ता थे, इंक्लूडिंग आपके चेयरमैन, सबका जो टोन था वो यही था कि आप अब इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अगर आप पढ़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या मैसेज देने की आप कोशिश कर रहे हैं? एक तरह से तो आप भी भड़का रहे हैं मुस्लिम समाज को। देखिए, टोन और जो भाषा होती है वो इंटरप्रिटेशन का एक मामला होता है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का टोन हमेशा असर्टिव रहा है। हम कभी भी अपोलोजेटिक नहीं है। हम कभी भी जो है एक झुक कर बात करना या जिस तरीके से आरएसएस को खुश करना या बीजेपी को खुश करना, ये हमारा एजेंडा नहीं रहा है। हमारा टोन असर्टिव रहा है। चाहे इस बार कवरेज हुआ नज़र आए, लेकिन हमारा टोन हमेशा से ये रहा है, असर्टिव टोन रहा है कि हम इस तरीके से आरएसएस के पॉलिटिक्स में झुकने वाले नहीं हैं, और यही टोन आगे भी रहेगा। पर बात अब ये हो रही है कि आपने इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों को इसलिए जमा किया ताकि आपके ऊपर जो तलवार लटक रही है बैन करने की, उसको आप
एक तरह से नेगेट कर सकें, बता सकें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, अगर आप हमें बैन करने की सोचोगे तो फिर देख लीजिए क्या अंजाम हो। जी देखिए, ये कैंपेन जो है 26 जनवरी को शुरू हुआ कन्याकुमारी से, और ये प्रोग्राम तो अभी हुआ है। तो 26 जनवरी से ये प्रोग्राम चले आ रहे हैं। ये बैन के मामले से रिलेटेड नहीं है। ये हमारा कैंपेन फ्रॉम 26 जनवरी टू 15 अगस्त है। सिर्फ केरला में नहीं, पूरे इंडिया में ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और होने वाले हैं। अब बात आई क्राउड को जमाना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार नहीं, पॉपुलर फ्रंट जब भी अनाउंस करता है प्रोग्राम, पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बसों में भर के लोगों को नहीं लाते, सिर्फ एक अनाउंसमेंट करते हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो ये कोई नया चीज़ बताने का ज़रूरत नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को पहले से पता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई एक स्ट्रीट छाप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि दूसरों की जैसे सिर्फ बातें करेंगे, या एक लेटर हेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि सिर्फ एक लेटर हेड होता है और कुछ नहीं होता। ये एक अवामी ऑर्गेनाइजेशन, एक पीपल्स मूवमेंट है, और बहुत बड़ी एक पीपल्स जो है पॉपुलर फ्रंट को अपनी तंजीम समझती है। हम भी कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वरना नॉर्मली एक तंजीम क्या होती है, चंद लीडरों की, चंद खानदान की प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, लीडरों की प्रॉपर्टी नहीं है, पॉपुलर फ्रंट आवाम की प्रॉपर्टी है। इसलिए आवाम इस प्रोग्राम के सपोर्ट में हमेशा आ जाते हैं, और ये नया बताने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट हो या फिर RSS हो या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको पहले से पता है बात। एक छोटे से बच्चे को बुला लिया अनीस आपने, उसने भड़काऊ भाषण दिया, पूरे देश में चर्चा का विषय बना। एक बच्चे को हमने नहीं बुलाया। असल आप देखेंगे पॉपुलर फ्रंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली कल्चरल इवेंट टाइप होते हैं, यानी पूरी की पूरी फैमिलीज उसके अंदर आ जाते हैं, बूढ़े, औरतें, बच्चे, सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इट्स मोर लाइक अ फेस्टिवल टाइप का एक माहौल रहता है उसके अंदर। अब स्लोगन की बात आपने कहा, हमारे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बताया भी क्या, पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में आप अगर वीडियो क्लिप्स देखेंगे, एक पेपर होता है जो हमारे स्लोगन पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, और वो हमारे अप्रूव्ड स्लोगन्स होते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा एक बच्चा, लाखों लोग आए थे, उसमें एक बच्चा भी था, उसने वो अप्रूव्ड स्लोगन उसके हाथ में नहीं था, अपने दिल से जो आया उसने कहा। अब दूसरी बात, प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ पर उसके स्लोगन को बीजेपी के IT सेल ने क्लिप कर इंटरप्रेट ऐसा कर दिया कि हिंदू और क्रिश्चियन, अगर कोई मलयालम पढ़ता है उसके बाद जो ट्रांसलेट, कहीं पर भी हिंदू भी नहीं, कहीं पर क्रिश्चियन भी नहीं था, लेकिन कन्वीनियंटली एक पार्ट था जिसमें वो संगी 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 कह रहा था, उस चीज़ को निकाल दिया गया। जब आप स्लोगन किसको एड्रेस कर रहे हैं वो पार्ट निकाल दिए, उसके बाद में आप हिंदू क्रिश्चियन नहीं, आप किसका भी नाम डाल सकते हैं, तो ये एक हुआ। लेकिन अफसोस क्या था, उसको जो एक वेरीफाई करना चाहिए था, लोगों ने उसको वेरीफाई नहीं किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में डाला उस चीज़ को, तो इस तरीके से एक स्लोगन को जो है एक गलत मीनिंग दिया। लेकिन उसमें और एक पार्ट भी आप देखिए, बड़ा ह्यू एंड क्राई किया गया, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। चलो बच्चे आ रहे हैं, अगर आपको सबको लग रहा है गलत है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेंगे, लेकिन यही बच्चे RSS के शाखा में चड्डी पहन के वेपन्स ट्रेनिंग लेते हैं, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। यही बच्चों को आप हाथ में ओत लेने लगाते हैं कि मुसलमानों से बिजनेस नहीं करेंगे, तब किसको प्रॉब्लम नहीं होता। तो जब स्पेसिफिकली यहाँ पर लाता है, इसका मतलब क्या लग रहा है कि इशू को ढूंढ रहे हैं, और इशू मिलते ही उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है। लेकिन अनीस, एक बच्चे से ये कहलवाना कि संघ के लोगों तुम अंतिम संस्कार का सामान तैयार रखो, हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप इसको? देखिए, नंबर 1 इसमें क्या है, पॉपुलर फ्रंट उससे नहीं कहला रहा था। ये असल में संघ को सोचना होगा कि उनका जो एजेंडा इंडिया में एंटी मुस्लिम एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडा से क्या हो रहा है कि मासूम छोटे मुस्लिम बच्चे भी जो है एंटी संघ नेचर ऑटोमेटिक आ रहा है। अब लाजिम नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट घर में जाकर उसको ऐसा सिखा रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ नहीं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप जाओ, अलग अलग जगह जाओ। नेचुरली पिछले 4-5 सालों से क्या हो गया है, संघ परिवार के बारे में पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों से जो एक इंडिया में एक सिचुएशन हो रहा है, बच्चे इंक्लूडिंग औरतें भी जो हैं संघ परिवार के एजेंडा से इस तरीके से एक फ्रस्ट्रेटेड है, और फ्रस्ट्रेशन का इजहार आप देखते हो। छोटा बच्चा है, उसे समझ में नहीं आता कहाँ क्या बोलना है, तो उसने वहाँ पर इजहार कर दिया। लेकिन लार्जर पॉइंट क्या है, इस तरीके का एंटी संघ परिवार फ्रस्ट्रेशन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत है। आपके चेयरमैन का भाषण हमने सुना 21 मई का, वो तो ये भी कह रहे थे कि बुलडोजर नहीं जानता है कि कौन ड्राइवर उस पर बैठा है, और हमारे पास ऐसे कई सारे जांबाज ड्राइवर मौजूद हैं कि वो बुलडोजर को तुम्हारी तरफ लेकर आ जाएंगे। तो किसे ये धमकी दे रहे हैं, और क्या आप एट लार्ज सोसाइटी में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एट लार्ज इसमें मैसेज ये होना चाहिए कि ये जो एक बुलडोजर पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर चल रहा है, ये वेरी डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक कानून है। आप कानून को रद्द कर एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करता है कि कल्प्रिट कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करता है कि उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए। उसमें इन्वेस्टिगेशन को क्रॉस एग्जामिन करने का कोई प्रोसीजर नहीं होता। आप डायरेक्ट डिसाइड करते हैं भाई कहाँ जा रहे हैं।
दुनिया की सबसे ज़्यादा अनसिविलाइज सोसाइटी में भी ऐसा नहीं होता होगा। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया हंसेगी हम पर, इस तरीके का जो एक सीन हो रहा है। तो यहाँ पर बुलडोज़र को रोकना ज़रूरी है। तो हम वहाँ पर लोगों को यही बता रहे थे कि अगर किसी एक आदमी के घर पे बुलडोज़र आता है, उसका बुलडोज़र तोड़ने के लिए, अपना घर बचाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, पूरे लोकेलिटी की, क्योंकि कल उसका घर टूटा है, आज तुम्हारा घर भी टूटेगा। तो ये बुलडोज़र पॉलिटिक्स को जो है रोकना, और उन बुलडोज़र्स को रोकना, जिस तरीके से शाहीन बाग में आपने देखा लोगों ने रास्ते पर आकर उस बुलडोज़र को रोका, उस तरीके का एक डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस ज़रूरी है। आपने कहा कि बाबरी हो गया है और अब किसी भी मस्जिद के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, तो क्या करेंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद में एक बहुत बड़ा लेसन था। बाबरी मस्जिद का जो मामले में जिस तरीके से डिमोलिशन हुआ, और वहाँ डिमोलिशन के वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, अगर उस एक पिछले 5 साल बाबरी मस्जिद के इंसिडेंट से पहले जिस तरीके से राम जन्मभूमि का वो काउंटर कैंपेन कर रहे थे, उसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर, हिंदूज़ के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर इसका ओरिजिनल कैंपेन रखते तो शायद क्या होता, इतना बड़ा एक मस्जिद डिमोलिशन का मामला नहीं आता। तो हम कह रहे हैं एक ज्ञान व्यापी या फिर काशी मथुरा के साथ बाबरी के जैसा हालात होने से पहले ही वेरी स्ट्रॉन्ग एक सोशल कैंपेन की ज़रूरत है। पॉलिटिकल कैंपेन नहीं, एक सोशल कैंपेन की ज़रूरत है, जिसके अंदर इंडियन सोसाइटी को एजुकेट करना ज़रूरी है कि क्यों हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स की, ऐसे मस्जिदों की या मंदिरों जो भी हैं, उनकी हमें प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर इससे सिर्फ देश को नुकसान होने वाला है। तो जो बाबरी मस्जिद के वक्त एक मस्जिद है देख लेंगे छोड़ दिए, वैसा नहीं होना है। ये लार्जर एजेंडा है, उस लार्जर एजेंडा को रोकने के लिए एक वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, पीपल्स रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। आप बार बार लोकतांत्रिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं वो ये मैसेज देते हैं कि ये मत भूल जाना कि बाबरी होने दिया गया, लेकिन अब हमारे पीएफआई के कैडर्स जो हैं वो जिंदा हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? मतलब आप एक तरह से कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक हो सारी प्रक्रिया, और दूसरी तरह से आप कहते हैं कि हम करने नहीं देंगे तुमको। बेशक बेशक, देखिए हम नहीं करने देंगे, क्योंकि उस वक्त जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुए थे हम नहीं थे। अब हम इतना मैसेज दे सकते हैं कि अगर इंडिया में कहीं पर भी किसी मस्जिद के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की गई तो वहाँ पर पॉपुलर फ्रंट के लोग आपको मिलेंगे, पॉपुलर फ्रंट के लोग उन्हें रोकें, क्योंकि मस्जिद को तोड़ना 100% एक एंटी नेशनल काम है। मस्जिद को तोड़ना 100% एक क्रिमिनल एक्ट है। तो उस क्रिमिनल एक्ट को रोकने के लिए पॉपुलर फ्रंट के लोग रहेंगे, और क्रिमिनल एक्ट को रोकना एक अच्छा काम है जो पॉपुलर फ्रंट के लोग फील्ड में रुककर करेंगे। आपने कोर्ट के बारे में कहा कि वहाँ पर ये याचिका नहीं लेनी थी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि उन्हें वजू करने की इजाज़त मिलनी थी। कोर्ट ने उस इलाके को सील कर दिया, नहीं उसके बाद भी ऐसी रिपोर्ट्स आई, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर शिवलिंग था उसके साथ छेड़छाड़ हो गई है, सिर्फ 6 इंच का उसमें एक छेद था, उसको अभी 53 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो इतना अगर कोर्ट के होने के बाद भी अगर वहाँ पर छेड़छाड़ होती है, तो एक जो हिंदू पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि वहाँ पर चीज़ों को छेड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वो तो एक तरह से सही नज़र आता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये जो हिंदू पक्ष कहते हैं, मैं उनको हिंदू पक्ष नहीं कहता हूँ, आरएसएस का पक्ष है, क्योंकि हिंदुओं को अपना बहुत सारा काम है, उनको इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, उनको जॉब की प्रॉब्लम है, उनको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ हिंदू वो टेंशन में बैठे हैं, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज वहाँ पर क्या हो रहा है उसके टेंशन में नहीं बैठे हैं, आरएसएस के लोग हैं। हम क्लियर रहना है। जो ये संघी ग्रुप का जो एक एलिगेशन है कि वहाँ पर छेड़छाड़ी हो रही है, एलिगेशन कौन लगा रहा है? आरएसएस के लोग लगा रहे हैं, या उनकी पार्टी वहाँ पर लगा रही है। उनके एलिगेशंस को हमें सीरियसली नहीं लेना है। अभी जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं, तो क्या वही सवाल आता है कि हमें वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं? क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर छेड़छाड़ करनी छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर जिस तरीके से कोर्ट पर भरोसा नहीं होने का यहाँ पर सवाल आ रहा है, उसी तरीके से हम सवाल पूछते हैं, क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं है कि वो लोग वहाँ पर इस तरीके से शिवलिंग को जो शिवलिंग या फव्वारा है उसको तोड़ने की बात करेंगे? तो इनके एलिगेशंस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्या रोड मैप क्या होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अब से? क्योंकि जिस तरह का टोन आपने सेट किया है, चाहे वो आपकी कार्यकारिणी की बैठक हो, उससे पहले 21 मई की एलएपी की रैली हो, दिखता है कि बहुत ज़्यादा असर्टिव हैं आप लोग। क्या कानून को हाथ में लेने का प्लान कर रहे हैं पूरे देश में? जी देखिए, पॉपुलर फ्रंट का कोई नया स्ट्रैटेजी चेंज होने वाला नहीं है। डे 1 से जो हमारा स्ट्रैटेजी था, सेम स्ट्रैटेजी रहेगा। दैट इज़ कन्फ्रंटिंग आरएसएस फैसिज्म, कन्फ्रंटिंग
एंटी पीपल पॉलिसी, सेम स्ट्रैटेजी रहेगा। अगर कोई पॉपुलर फ्रंट को 2007 से ऑब्जर्व कर रहा है तो आपको पता रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का टोन, ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल ऑफ वर्किंग सेम जैसा है, वही कंटिन्यू होने वाला है। नंबर बात, कानून को हाथ में लेने के लिए इस तरीके का काम पॉपुलर फ्रंट कभी करेगी नहीं और ना किसी को करने देगी। हम भी वही कह रहे हैं, अगर कोई मस्जिद को तोड़ने के लिए आएगा वो कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, हम उनको भी वो काम करने नहीं देखेंगे, हम वहाँ पर रुकेंगे। तो इस तरीके से कानून को हाथ लेने का कोई सवाल नहीं होता। इंडिया सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक लीगल सिस्टम है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो कानून को हाथ में लेने का सवाल ही नहीं होता। आखिरी सवाल, क्या कोर्ट पर अभी भी आपकी आस्था कायम है? क्योंकि कोर्ट के कार्रवाई पर आपने पहले ही सवाल खड़े कर दिए हैं, इसलिए पूछना बहुत जरूरी है कि क्या कोर्ट का जो फैसला होगा वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मान्य होगा? देखिए, हमें तो 100% श्योर है कि कोर्ट जो है मस्जिद के हक में फैसला देगी, हमें 100% श्योर है। और कोर्ट मस्जिद के इसमें हक में फैसला देगी, उस फैसले को हम मानेंगे ही, क्योंकि कोर्ट जो है और एक बार फेथ के बुनियाद पर ऐसा एक बहुत बड़ी जो गलती बाबरी मस्जिद के वक्त हुई और हमने क्रिटिसाइज़ भी किया था। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, समझे, चाहे जुडिशरी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का एक ऑर्डर हो या कोई भी एक पॉलिसीज़ हो। दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ये चाइना नहीं है, समझे, या कोई दूसरा कंट्री नहीं है, ईरान जैसा कंट्री जहाँ पर आप कुछ नहीं बोल सकते, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मामला है कोर्ट का, कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। कोर्ट के अंदर अभी भी आप देखते हैं हिस्टोरिक जजमेंट्स आ रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, और इंडिया के कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट ग्लोबली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि कोर्ट भी जो है वेरी एफिशिएंटली इस मामले को डील करेगा, ताकि जो फैक्ट है, फैक्ट की बुनियाद पर कोर्ट जाए और फेट और आस्था के बुनियाद पर ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, इंडिया टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू।